वालेकुम गुफरान भाई, आपने समय निकाला एमकेडी के चैनल पे आने के लिए, आपको बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। आप कुछ बात करना चाहते थे, अपनी बात इसके अंदर रखना चाहते थे। ये आप लोगों का ही चैनल है, सबका है ये। तो आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए, आप कहाँ से हैं, आपका नाम बता दीजिए पूरा, और फिर आप अपने बारे में बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं देश में। लाइक हाउ डू यू वांट टू पार्टिसिपेट इनटू द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये मौका दिया। नहीं, थैंक यू सो मैं मच, माय प्लेजर। मैं बेसिकली बिहार में एक छोटा सा होम टाउन है हमारा, गोपालगंज के नाम से, जो यूपी और नेपाल के बॉर्डर पे है बिल्कुल। हम इंटरनेशनल और नेशनल दोनों बॉर्डर शेयर करते हैं। और वहां से तीन तीन चीफ मिनिस्टर रहे हैं गोपालगंज के, सॉरी बिहार के। और अब कुछ डेवलपमेंट नहीं है, मतलब उस हिसाब से जहां कम से कम आजादी के 70 सालों में समझ लीजिए कि 30 साल के आसपास वहां का चीफ मिनिस्टर रहे हो। और अगर डिप्टी चीफ को आप काउंट कर ले तो 35 साल चीफ मिनिस्टर उस डिस्ट्रिक्ट का रहा है। तो कोई खास डेवलपमेंट नहीं हुआ है। मैं उस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ जिसका नाम गोपालगंज है। और मैं पिछले 8 साल से कतर में हूँ, यहाँ पे अपना एक छोटा सा कारोबार करता हूँ और खुश हूँ। और रवीश जी की एक दिन का प्राइम टाइम में देख रहा था, जिसमें उन्होंने कहा कि इंडियन यूथ को कोई हक नहीं बनता कि वो किसी पॉलिटिशियन को गाली दे। अगर वो पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहते और पॉलिटिक्स को गंदा कहते हैं तो उनको कोई राइट नहीं बनता कि वो किसी पॉलिटिशियन को गाली दे। वो जाके अपने घर में बैठे, कॉमिक्स पढ़े और कार्टून फिल्में देखें और एंजॉय करें। सही तो ये वजह है कि मैं पॉलिटिक्स में आना चाहता हूँ और एक्टिव पॉलिटिक्स करना चाहता हूँ। ये छोटा सा मेरा परिचय है। तो आपको क्यों रोकता है, कोई रोकता है आपको, कोई सर्कमस्टेंसेस रोक रहे हैं आपको, या आपको कोई पार्टी कनेक्ट करना चाहिए, या आप इंडिपेंडेंटली जाना चाहते हैं? हाउ डू यू वांट टू डू इट? देखिए, अभी तक तो पार्टी का कुछ डिसाइड नहीं किया है। और एक दो पार्टियां हैं जिनके साथ मैं लड़ सकता हूं। अगर वो पार्टियां, वो नाम बाद में डिस्क्लोज करूंगा। लेकिन जो ट्रेडिशनल पार्टीज हैं जैसे बीजेपी और कांग्रेस, मुझे उनमें उनके साथ कभी भी नहीं जाना, अभी नहीं कभी भी नहीं जाना है। रीजन ये है कि मुझे लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मगर ये तो मेरा गुरफान भाई अपना हर एक पॉलिटिशियन ये बोल के आया है, और बाद में वो अपने आप को बेचा है। टिकट में जीतने के बाद वो 5 करोड़ रुपए, 20 करोड़ रुपए में बिक गया। ऐसा, मैं आपसे जनरल बात करूंगा, आप ना, आप बुरा मत मानिए। एक आप समझिए, मुझे आपको वोट देना है तो मेरे को आपको कन्विंस करना पड़ेगा कि मैं आपको अपना वोट दूं, राइट? मुझे मैं अपने इतिहास को जानता हूं, मेरे देश के इतिहास में जानता हूं, राजनीति में जानता हूं कि आप लोगों की क्लास, पॉलिटिकल क्लास, पर्सनल नहीं है, आप लोगों की क्लास जिधर आप जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को बेच देंगे और मेरा वोट भी बिक जाएगा उसके साथ। आप आगे जाके अगर आप जीत गए, समझिए गोपालगंज से आप जाके बीजेपी में शामिल हो गए, बीजेपी ने आपको 30 करोड़ रुपए दिए, जैसे अभी गोवा में हुआ था, ठीक है, जैसे अभी गुजरात के अंदर हुआ, जो राज्यसभा की टिकट के अंदर हुआ। तो हमें, इसलिए मुझे आप कैसे कन्विंस करोगे कि आप 20 करोड़ रुपए में नहीं बिकोगे? देखिए, इसमें सिर्फ ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अगर मैं पॉलिटिक्स में जा रहा हूँ तो सिर्फ ये मेरी जिम्मेदारी नहीं कि मैं अपने को प्रूव करूँ। इसके लिए मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप, मेरी अपनी बहन हो या आपकी बहन हो, उसकी अगर शादी करनी है तो जो लड़का है उसके बारे में सोचिए हम लोग कितना डेप्थ तक जाके, 2 लेयर 3 लेयर, यानी उसके नाना, फिर उसके परनाना कौन थे, क्या करते थे, क्या क्या करते हैं, वो लड़का क्या करता है, कहीं शराब तो नहीं पीता। मतलब देखिए, आप कम से कम 1 साल ये प्रोसेस चलता है। बिल्कुल। उस इंसान से कितनी जिंदगियां जुड़ी होती हैं, सिर्फ एक हमारी बहन की या आपकी बहन की, राइट? लेकिन एक एमएलए जो है ना, वो कम से कम 1 मिलियन यानी 10 लाख लोगों की जिंदगी इफेक्ट करता है अगर वो चुन के आता है। तो क्या ये उन लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि जिसको वोट देने जा रहे हो उस पर थोड़ा रिसर्च किया जाए, उस पर थोड़ा पता किया जाए? जब आप पता करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन बेहतर है, कौन अच्छा है। डेफिनेटली पॉलिटिक्स में उसी तरह के लोग जाते हैं जो बिक जाते हैं। तो वो आपकी भी जिम्मेदारी, अगर आप एज ए वोटर रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने को और मैं एज ए पॉलिटिशियन यहाँ पे आपसे बात कर रहा हूँ, तो ये आपकी, सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि मैं आपको कन्विंस करूं, ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप राइट पर्सन को फाइंड आउट करो। क्योंकि किसी के सर पे आपको एक्सपेरिमेंट तो करने पड़ेंगे अच्छे बुरे लोगों के साथ। आप अगर 70 साल से बुरे लोगों को चुनते आ रहे हो तो ये अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जब वोट करो तो वो टाइम पे पता करो कि यार ये भी आदमी वैसा ही है, ऐसा नहीं है। देखिए होता क्या है कि नेचर सिग्नेचर नेवर चेंजेस, ये कहावत है और ये फैक्ट भी है। अगर कोई अच्छा आदमी है, सरकमस्टांसेस की वजह से हो सकता है थोड़ी देर के लिए बुरा बन जाए, लेकिन वो इनफैक्ट रहेगा अच्छा ही।
तो ये लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है जो वोट कास्ट करने जाते हैं, वो पता करें कि अच्छा कौन है। अगर सब बेईमान है, पांचों के पांचों बेईमान है, 10 खड़े हुए हैं, 10 के 10 बेईमान है, तो कम से कम ये देखें कि सबसे कम बेईमान कौन है। मतलब आपका मतलब ये है कि कचरे में से अच्छा कचरा चुन लें। अगर ऑप्शन नहीं है तो। मगर आप क्या ऑप्शन बन के आ रहे हैं? मैं तो जैसा आपने कहा कि हो सकता है फ्यूचर में, मैं अगर अपनी गारंटी दूं तो आपको झूठ लगेगा। ऐसा नहीं है, बहुत सारे इंडियन पॉलिटिशियन। क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस ये रहा है कि हमसे झूठ बोला गया है बार बार। हाँ बिल्कुल, इसमें हमारी गलती क्या है? हाँ, उसकी वजह ये रही है, मैंने आपको बताया ना कि मैं एक पॉलिटिकल आदमी था 1 साल पहले। मैं पॉलिटिशियन हूं नहीं, या मेरे बाप दादा, मेरे खानदान में, इवन मेरी बहन, मेरी फूफू, मेरी खाला, जितने मेरे रिश्तेदार हैं खासतौर से रहते हैं। आपको बताऊं, मैं गोपालगंज में हर तीसरे दिन कोई मर्डर होते रहता है। तो उनको लगता है कि पता नहीं कहीं कोई मुझे मार दे। तो कहने का मतलब कि वो डरे, मतलब मेरे घर की जो लेडीज है उनको फील होता है इस तरह का, तो वो लोग किसी न किसी तरह से मुझे डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं कि ये कहाँ अच्छे लोगों का काम नहीं है, वही वाली बात। तो मैं गारंटी नहीं कर सकता हूँ, पीपल हैव टू एक्सपेरिमेंट। लेकिन एक्सपेरिमेंट में ये करें कि अब ये नहीं कि कोई पार्टी, अभी आप देखें 375 लोग जीत के जो आए लोकसभा में, ठीक है, उसमें से कम 100 के आसपास तो कांग्रेस ही है। तो सिर्फ पार्टी उन्होंने बदल दिया, चुन वही लिए गए। तो फिर लोग क्या कर रहे हैं? लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा, यानी आप जैसे वोटर को भी जागरूक करना पड़ेगा और रिसर्च करना पड़ेगा। एक अपनी बहन के लिए अगर आप इतनी जिम्मेदारी उठाते हो, तो क्या अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट या अपने पूरे एरिया के लिए आपको कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? बिल्कुल बनती है। और उसके लिए जरूरत है हमें लोगों को वोट देने से पहले एजुकेट करने की, जिसपे मैं अब काम करता हूँ। प्रॉब्लम ये है गुफरान भाई की अब एक्सपेरिमेंट्स बहुत एक्सपेंसिव हो गए। अगर हमने आपको वोट दिया और आप जीत गए और 5 साल आप नाकामयाब रहे अपनी प्रोमिसेस पे, तो हमारे 5 साल फिर चले जाएंगे। अब आपने जो कचरे की बात कही थी, हो सकता है जो आपके सामने एमएलए जो जीत के आए, एटलीस्ट उन्होंने 100% की जगह 30% अचीव किया, मगर हमें ये तो पता है कि उन्होंने 30 कराए। आपकी क्या गारंटी है कि आप 30 की जगह 60 लेके आ जाओगे पहले टर्म में? और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये होगा कि आप एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि जहां मुझे आपका नाम से पता लग रहा है आप एक कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी को। आप गोपालगंज को रिप्रेजेंट करेंगे या एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करेंगे इन गोपालगंज? हाँ, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। जब मैंने पॉलिटिक्स में जाने की बात की थी और जब अपने यहाँ जाके लोगों से मैंने बातचीत की, तो सबसे पहले उन्होंने यही कहा कि यार किस तरह की पॉलिटिक्स करोगे तुम। उनका पहला क्वेश्चन यही था कि अपने खासतौर से बिहार में जो पॉलिटिक्स है वो तो जातिवाद पे है। यादव एमवाई समीकरण चलता है तो लालू प्रसाद की पार्टी जीत जाती है, फिर नन एमवाई समीकरण चलता है तो भाजपा जैसी पार्टियां जीत जाती है, तो तुम क्या करोगे? तो मैंने कहा कि नहीं, हम कलेक्टिव पॉलिटिक्स करेंगे। कलेक्टिव पॉलिटिक्स में ये कि जो गांधी जी ने कहा था कि जब तक आखिरी आदमी, सोसाइटी का आखिरी आदमी, ठीक है, मतलब अच्छा वेल टू डू नहीं हो जाएगा, तब तक हम नहीं समझेंगे कि हमारा भारत आजाद हुआ है। तो हमारी भी पॉलिटिक्स जो होगी वो कलेक्टिव होगी। और हम गोपालगंज के, जो कि पूरे देश की बात करना बहुत बड़ी बात हो जाएगी, गोपालगंज के उस कॉर्नर में जाके खड़े होकर हम लोगों के साथ काम करना चाहेंगे, और हम कर भी रहे हैं। अगर आप मेरा वीडियो या प्रोफाइल एक बार देखेंगे, अगर आपके पास टाइम हो, तो आपको पता लगेगा कि मैंने वो चीज शुरू की है। और मैंने जातिवाद को ब्रेक करने की भी कोशिश की है। वो कैसे कि आज के डेट में मेरे बेस्ट फ्रेंड जो है, जो मुझे इलेक्शन कैंपेन मैनेजर कह सकते हैं उनको, विनय कुमार पांडे नाम है, प्रेम रवि है, मनीष रंजन जी है, ये सब मेरे वो दोस्त हैं जो कहते हैं कि कोई आपके साथ रहेगा नहीं रहेगा, हम आपके साथ हैं। तो ये मेरे लिए वो इसलिए है गुफरान भाई, क्योंकि आपको उनसे पहले से जो भी एक तरह से होता है रिश्ता बना हुआ है। मगर अभी एज अ वोटर से आप मेरे साथ जो बनाओगे रिश्ता, वो नया रिश्ता है। अभी भाई मैं वही कह रहा हूँ कि 1 साल पहले तक ये जितने नाम मैंने रखे हैं वो लोग मुझे नहीं जानते थे। अच्छा। जब मैंने कहा कि मैं इलेक्शन लड़ने वाला हूं, तो मैं बताऊं आपको, मेरे विधानसभा में पिछले 20 साल से 2 पॉलिटिशियन है, जो एक जीते जा रहे हैं और एक हारे जा रहे हैं, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है, जीतने पे इंक्यूबेंसी फैक्टर भी होता है। जो जीते हुए हैं हो सकता है उन्होंने बहुत सारे लोगों का काम नहीं किया हो, सबका कर भी नहीं सकते हैं, तो अब उनसे लोग खफा है। और जो हार रहे हैं उनसे लोग अब तंग आ गए हैं कि यार अब तो ये हारे ही जा रहे हैं, इनको कब तक देखें, ठीक है। तो इस वजह से भी मुझे सपोर्ट मिल रहा है और लोग मेरे साथ आ रहे हैं। दूसरी बात,
जैसे आपने कहा कि आप किस तरह की पॉलिटिक्स करो, तो डेफिनेटली मुझे जातिवाद पे अगर काम करना पड़े या उस तरह की वोट मांगने पड़े कि भैया हम मुसलमान हैं हमको वोट दे दो, तो मैं फिर अपने आप को बैक ऑफ कर लूंगा, मैं पॉलिटिक्स नहीं करूंगा। क्योंकि मुझे बेइंग ए इंडियन काम करना है, बेइंग ए बिहारी काम करना है, बेइंग ए सन ऑफ गोपालगंज काम करना है। अच्छा, आपने अभी कहा कि कलेक्टिव पॉलिटिक्स, समझिए आप आम आदमी पार्टी के, समझ जाइए फॉर एग्जाम्पल, हाँ, और ठीक मैं है, बीजेपी का हूँ, मैं भी ठीक है, जीता हूँ और आप भी जीते हो, तो ठीक है। आप मेरे को कैसे कन्विंस करोगे कोई आपकी एक प्रोजेक्ट या आपका कोई विजन है गोपालगंज के लिए, मगर मैं आपको रोक रहा हूँ क्योंकि उसमें हमारी पार्टी की जो एक्सपोज कर रहे हो आप हमारी पार्टी को, बट वो हम्म, जो बाकी की प्रजा के लिए बहुत अच्छी चीज है, मगर आप मुझे कन्विंस नहीं कर पा रहे, इसलिए वो बिल नहीं पास हो रहा विधानसभा में या वो आगे नहीं बढ़ रहा चीज। हाउ विल यू कन्विंस? समझ, आम आदमी पार्टी एक माइनॉरिटी ग्रुप के साथ आती है, माइनॉरिटी पार्टी बन के आती है बिहार ठीक के है, अंदर, मगर बीजेपी ठीक अभी है, भी पावर में है, मगर जब तक आपका साथ नहीं बढ़ेगा वो बिल पास नहीं होगा विधानसभा में। तो ठीक है। आप हमें कैसे कन्विंस करोगे, मुझे बीजेपी वाले को, कि भाई ये कर ले, जैसे दिल्ली में अभी हो रहा है, दिल्ली में जी, एजुकेशन के चक्कर में बहुत हो रहा है, वो एलजी साहब रोक देते हैं, बीजेपी का प्रेशर है, बट कौन सफर जी, कर रहा है? एक आम आदमी, उसमें बीजेपी का भी बच्चा है, कांग्रेस का भी बच्चा है और आम आदमी पार्टी जी, का भी बच्चा है। जी, जी, ये जो पॉलिटिक्स है, एक कॉमन मिनिमम एजेंडा जो होता है, मिनिमम प्रोग्राम में तो आपको लोगों को आना ही पड़ेगा, कि चाहे कोई भी पार्टी हो इसमें तो हामी भरनी पड़ेगी, चाहे कचरे की समस्या हो इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं होगी, एजुकेशन में कोई पॉलिटिक्स नहीं होगी, हेल्थ केयर में कोई पॉलिटिक्स नहीं होगी, सोशल सिक्योरिटी में कोई पॉलिटिक्स नहीं होगी, ये तो करना ही पड़ेगा। अगर कैमरे लगाने हैं तो लगाने हैं, इसमें नो जी, पॉलिटिक्स। जी, अब चाहे आम आदमी पार्टी प्रपोजल डाल रही है या बीजेपी डाल रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसी तरह नहीं तो 5 साल फिर निकल जाते हैं। जो आज 15 साल का बच्चा है गुफरान भाई, उसको कैसे कन्विंस करोगे कि तू जब 18 का होगा, तेरे को 20 का होगा, तेरे पास जॉब होगी, आप उसके लिए क्या विजन है? एक 15 साल का जो बच्चा है गोपालगंज का, उसके लिए क्या विजन है आपके पास कि 5 साल बाद वो आपको क्यों वोट दे? क्योंकि वो वोटर बन जाएगा, राइट? तो आप मैंने उसको कैसे कन्विंस करोगे? हाँ बिल्कुल अभी भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। और मैं बताऊं आपको कि जिस दिन मैंने एक्चुअली सोचा था कि अब मुझे एक्टिव पॉलिटिक्स में जाना है, तो उस नेक्स्ट डे मैंने एक वीडियो बनाई थी, करीब 1 घंटे 15 मिनट का वीडियो है, और उसको मॉडरेट किया था रफीक ने ही। और उसमें भी यही सब क्वेश्चन थे, और गोपालगंज के काफी लड़के जुड़े थे उस वीडियो में, और काफी बातें हुई थी। तो उसमें उन्होंने कहा कि क्या करेंगे यूथ जो है आज के डेट में, खासतौर से गोपालगंज की ही बात हो रही थी, क्योंकि अभी छोटे लेवल से शुरू करें तो हम वहां पे प्रैक्टिकल बात करें तो बहुत अच्छी बात होगी। देखिए, हमारे वहाँ ट्रैफिक का बहुत, जो गोपालगंज का सबसे बड़ा जो मसला है, मुझे जो मैंने फाइंड आउट किया वो था ट्रैफिक जैम। आप अगर 8 बजे चले जाए तो आपको 1 किलोमीटर, हालांकि वो शहर 5 किलोमीटर से ज्यादा बड़ा नहीं है, पूरा अगर गोल गोल घूमते तो 5 किलोमीटर होगा। इवन 1 किलोमीटर जाने के लिए आपको कम से कम 1.5 घंटे लग जाएंगे अगर आप कार से हो तो। पैदल आप हार्डली 1 किलोमीटर आप 8 मिनट में तय कर सकते हैं। बट मैंने ये खुद वहां सफर किया, रोडें ठीक ठाक है, लोगों को आने जाने का पता नहीं है। सिर्फ एक रस्सी भी खींच दिया जाए 2 घंटे के लिए, और 4-5 लोग खड़े हो जाए, बीच में खंबा डाल दिया जाए टेम्पोररी, एक सोल्यूशन के तौर पे। मैंने वहां कुछ लोगों से बात भी की थी, एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से, तो बोले कि हाँ ये किया जा सकता है, ये पॉसिबल है। दूसरी चीज, लोगों ने कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट के लिए क्या करेंगे। देखिए, गवर्नमेंट की तरफ ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत लोन मिलते हैं, लेकिन इसको जैसे अभी गैस सिलेंडर की सब्सिडी छोड़ो, ठीक है, उसमें क्या था, गवर्नमेंट को पैसा आना है, तो गवर्नमेंट ने खूब 250-300 करोड़ या कितना 500 करोड़, एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं पता, उसने फूंक दिया। लेकिन प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत या ग्रामीण रोजगार योजना के तहत भी सरकार अच्छे खासे पैसे देती है लोगों को। ये कहीं कभी आपने एडवर्टीजमेंट देखा? नहीं देखिएगा। क्यों? क्योंकि इसमें सरकार को पैसा देना है, तो उस प्रोग्राम को एडवर्टाइज नहीं करो, बच्चों को पता नहीं चलना चाहिए। इस तरह के मुझे लगता है कि छोटे छोटे पैकेट पे, ब्लॉक लेवल पे, विलेज लेवल पे काम करना होगा, और उन्हें काम दिया जाए। जैसे 5 लड़कों को मिला के, अभी एक सिंपल सा एग्जांपल दो आपको, कुरियन जी को जानते हो आप, जिन्होंने गुजरात अमूल डेयरी को फॉर्म किया था, ठीक है। अमूल डेयरी को उन्होंने क्या किया था कि भैंस खरीद खरीद के, गाय खरीद खरीद के गांव में दे दी जाती थी फैमिलीज को, और उनसे दूध लिया जाता, दूध का आधा पैसा उनको दिया जाता था, और आधा पैसे से भैंस का पैसा ले लिया जाता था। आज दुनिया की मुझे लगता है कि वो लार्जेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी है। अमूल डेयरी, बहुत सारे लोगों को पता नहीं, वो ये समझते हैं कि वो कंपनी है, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है। हम यहाँ पे सिर्फ अमूल चीज और अमूल का यूज करते हैं, घी। जी जी जी, हाँ, तो वो अमूल जो है वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इट इज ए कोऑपरेटिव सोसाइटी, राइट। ठीक है।
तो मेरा ये कहना है कि उस तरीके से गोपालगंज क्या पूरे बिहार या पूरे इंडिया में भी इस तरह का काम किया जा सकता है कि 10-10, 20-20 बच्चों का एक पैकेट बनाया जाए। हमारी जो बिहार की जमीन है वो बहुत उपजाऊ है, मतलब आप बिना खाद पानी डाले इतनी सब्जी उगा सकते हैं। और आपको बताऊं, जैसे मैंने बहुत सारी चीजें अब स्टडी कर रहा हूँ, क्योंकि वहां मुझे रहना है, कतर छोड़ना है मुझे। तो एक सिंपल सा बताऊं आपको, टमाटर सीजन में इतने टमाटर होते हैं कि फेंकने के लिए बाजार से वो ज्यादा हो जाते हैं, बिकता नहीं है, तो बाजार से फेंकने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। हमारे तो राजस्थान में भी होता है। जी 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 जी। तो अभी सपोज कर लिए, जितने मैकडोनल्ड हो, पिज्जा हट हो, या जो भी एमएनसीज है, फूड चेन है, उनको टोमेटो पेस्ट चाहिए होता है, जो 4 लीटर 5 लीटर का कैन में आता है, आपको पता है। फिर उससे वो अपना जो भी पिज्जा का बेस सॉस बना, हाँ हाँ, बेस बनता है, या सॉस भी बनाने होते हैं तो वो उसी से बनाते हैं। राइट। उसका जो एक प्लांट का इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है, वो मुझे लगता है कि 6 लाख से 7 लाख है। इस पे बजाते मैंने स्टडी की है। सिर्फ अगर ये 3 महीने के लिए प्लांट काम करे तो उसका जो इनकम होगा अराउंड 10 लाख के आसपास होगा। यानी एक ही सीजन में उसके पैसे आ जाएंगे, और दूसरे सीजन से वो टोटली जो भी इनकम होगा प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरह के देखिए, ये बहुत जितने ये धार्मिक मुद्दे हैं, सारी चीजें ये सरकार इसलिए भी प्रमोट करती है कि जो असली मुद्दे हैं उससे, स्टालिन ने कहा था कि अफीम सुंघाओ और राज करो। लोग असली जब मुद्दे पे कोई जनता भड़क जाए, कुछ बात करने लगे, तो उनको अफीम सुंघा दो। तो कहा अफीम कहां से आएगा? तो उसने कहा कि अफीम, मैं अफीम नहीं कह रहा हूं, धर्म का उन्माद उनमें फैला दो। तो आज आप देखिए कि जब भी कोई मुद्दा होता है, आप देखिए जब भी कोई मुद्दा होता है, उस टाइम सरकार की तरफ से, मीडिया वालों के तरफ से कुछ इस तरह के बयान आ जाते हैं कि असली मुद्दा है वो दब जाता है। अभी सिंपल से देखिए एक एग्जांपल, गोरखपुर, ठीक है, गोरखपुर में जो हुआ सो हुआ। अब उसको एक जातिवाद वाला रंग दे दिया गया कि फलाने डॉक्टर फलाने नाम के हैं। अब पूरे लोग खुश, इवन जिनका बच्चा भी मरा वो भी मुझे लगता है कि खुश हो गया होगा, क्योंकि एक भी धरना प्रदर्शन गोरखपुर में नहीं हुआ। तो ये असल मुद्दों से, मैं तो पोस्ट भी किया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं एक भी आपसे धरना प्रदर्शन नहीं हुआ। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि गोपालगंज में आज की तारीख में गवर्नमेंट स्कूल्स की क्या हाल है, और कितने गवर्नमेंट स्कूल थे गोपालगंज में? गवर्नमेंट स्कूल्स मुझे लगता है कि बहुत अच्छे हालत में नहीं है। उनके लिए क्या करना चाहेंगे आप? पहले से बेहतर है। नहीं, बेहतर का तो कोई ग्राफ नहीं है ना इंडिया में, क्योंकि हाँ, बेहतरी का लेवल ही, अनफॉर्चुनेटली इंडिया में बेहतरी का लेवल ही नहीं जानते। देखिए जो आज की तारीख में मनीष सिसोदिया कर रहे हैं एजुकेशन में। देखिए, एक जमाना था जब क्रॉस पार्टी में भी लोगों को उठा लिया जाता था, कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को। एक बारी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी जहां पे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर यूएन में रिप्रेजेंट कराया था अटल जी को। आज की तारीख में अगर आप होते प्रधानमंत्री तो क्या मनीष सिसोदिया को बोलते कि तुम एजुकेशन मिनिस्टर बन जाओ, तुम आम आदमी पार्टी में ही रहो, मगर एजुकेशन को तुम संभालो? वुड यू डू दैट? सर, ये कहने की बात नहीं है। मतलब मेरे लिए सौभाग्य की बात होती कि मनीष सिसोदिया जैसा आदमी मेरे मिनिस्ट्री में काम करता, हमारे कैबिनेट में काम करता। पूरी ईमानदारी से बता रहा हूँ, पूरी ईमानदारी से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं दिल्ली के एजुकेशन को, मतलब स्कूल्स को देख के आया, और मैं दंग रह गया कि यार गवर्नमेंट स्कूल वाकई ऐसे हो सकते हैं। मैंने भी देखा, मैं भी दंग रह गया। लेकिन मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा। देखिए, जो चीजें अच्छी हो उसको हम लोगों को, क्योंकि पॉजिटिविटी भी रहनी चाहिए। मुझे लगता है कि पिछले 10 साल में नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार में एजुकेशन पे अच्छा काम किया है। उसमें सबसे अच्छा जो उन्होंने काम किया है वो लड़कियों को साइकिल जो देना शुरू किया। तो मैं देखा कि रोड पे आज 10-10, 20-20 लड़कियां एक साथ साइकिल चलाते हुए स्कूल जाती हैं। क्योंकि क्या होता है कि गर्ल्स स्कूल जो है वो 5-5 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर होता है, ठीक है, और गाड़ियां वहां ओवरलोडेड होती हैं। तो आमतौर पर बहुत सारे इस वजह से भी अपने लड़कियों को नहीं भेजते थे मैट्रिक के बाद कि यार छोड़ो इसको, अब कहाँ भेजना है, धक्का मुक्की कहाँ खाएगी। लेकिन अब वो साइकिल की वजह से मैं देखा कि लाल लाल साइकिल लगे, तो मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा था कि यार चलो कुछ तो अच्छा हुआ। अच्छा, इसलिए मैंने कहा कि बेहतर है, लेकिन बहुत ज्यादा बेहतर बनाने की अभी भी जरूरत है। गोपालगंज के अंदर आपके वहां भी होगा इसके अंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, राइट? जी बिल्कुल है। तो वहां पे कितना करप्शन है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में? तो सीधा ही पूछ रहा हूँ, क्योंकि सारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अक्रॉस द बोर्ड करप्ट है। क्योंकि मैं काम कर चुका हूँ उनके साथ आज से 10 साल पहले, तो मुझे अंदाजा है कि वो करप्ट है। आप उनके साथ कैसे काम करेंगे, क्योंकि वहां से डिजीज, अनहेल्दीनेस सब होता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं उसके लिए एक सिंपल सा एग्जांपल बताऊं आपको कि मैं जब यहाँ से गया था, और
वहां चुके सोचा कि मुझे लोग कैसे जानेंगे, तो मैंने एक अपना वन इंडिया फाउंडेशन के नाम से एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर किया, और उसका पहला जो काम किया, वहां पे एक अंबेडकर भवन है, ठीक है, जहाँ पे कम्युनिटी फेस्टिवल्स वगैरह करते रहते हैं या फिर कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं, और वहां पे इंडोर स्टेडियम भी है उसी के अंदर। वहां पे डीएम, एसपी और जितने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं गोपालगंज के, वो ऑलमोस्ट 1-2 दिन के गैप पे आते हैं बैडमिंटन खेलने के लिए या डिफरेंट डिफरेंट गेम्स खेलने के लिए। मैं जब गया वहां, आप यकीन कीजिए, आप एक 2-3 फोटो भी हमने शेयर किए हैं आफ्टर, बिफोर और आफ्टर क्लीनिंग का। देखिए तो हाँ, इतना इतना गंदगी गंदगी था कि मतलब आप सोच नहीं सकते। और वहीं से रोज सारे एडमिनिस्ट्रेटिव, इवन डीएम, एसपी तक का वहां से आना जाना था। फिर मैंने वहां सारे पार्टी के जितने यूथ टाइप के लड़के थे उनको कॉल किया कि यार, हम प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान के तहत, क्योंकि बीजेपी के लोगों को भी मैं चाहता था कि वो लोग भी आए, बिल्कुल सही। तो मेरा मकसद था उसको क्लीन करना, मेरा मकसद कोई दूसरा कोई था ही नहीं। तो आप यकीन नहीं करेंगे, 25 लड़के जमा हो गए मॉर्निंग में 7:30 बजे के आसपास, और हम लोगों ने करीब 2, मतलब ट्रक, छोटे जो डंपर होते हैं, वो 2 डंपर सफाई करी, उसमें से गंदगी काटी और उसको साफ करवाया। तो अब इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितना करप्शन होगा और नहीं, मेरा किस क्वेश्चन ये तरह के था, लोग होंगे। मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, करप्शन तो मैंने आपको बता दिया करप्ट है। मेरा क्वेश्चन ये था कि आप एक महीने में, सिर्फ एक महीने में, पहला आप जिस दिन एमएलए बन जाते हैं, पहले महीने के अंदर आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कैसे करेक्ट कर देंगे, सेट राइट कर देंगे एक महीने के? देखिए, मैं पहली चीजें अगर मैं बहुत सारा कुछ बोलूं तो मुझे लगता है कि हाइपर, क्योंकि इंडिया में 3 चीजें हैं, एक है न्यायपालिका, दूसरी विधायिका और तीसरी कार्यपालिका, ठीक है, जिसको जुडिशरी और इंग्लिश मुझे वर्ड नहीं याद आ रहा अभी। बहरहाल ये तीनों हैं, जिसमें न्यायिका आपको पता है जुडिशरी, और विधायिका हो गए जैसे लोकसभा, राज्यसभा, अपना विधानसभा, ठीक है, और कार्यपालिका हो गया जैसे ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। और ये तीनों अलग अलग बॉडीज हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं और एक दूसरे को रेगुलेट भी करते हैं। तो जो वो म्युनिसिपल है वो एमएलए के अंडर में नहीं आता है कि वो डंडा घुमाएगा, छड़ी घुमाएगा, ठीक कर देगा। वो एक लेवल पे डीएम के साथ बैठ के और बाकी जो लोकल बॉडीज हैं उनके साथ बैठ के कोऑर्डिनेट करके बात करके, हाँ, वो तो कॉर्पोरेटर्स के साथ भी, कॉर्पोरेटर्स का बैठना पड़ेगा। मैं अगर आपको ये बोलूं कि मैं 1 महीने के बाद सबको ठीक कर दूंगा और सारी चीजें सही हो जाएंगी, वो उसमें टाइम लगेगा, मैं आपसे वही आंसर चाहता था जो आपने बोला। अगर आप ये बोल देते कि मैं कर दूंगा 1 महीने में ठीक, तो इसका मतलब आप झूठ बोल रहे थे। सेकंड भी मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, चुनाव लड़ने के लिए एमएलए का 5 करोड़ रुपए चाहिए आज की तारीख में गोपालगंज में, आप कहाँ से लाएंगे? पहली बात अभी भाई कि मुझे अभी से कुछ लोग इस तरह के हैं जो उन्होंने कहा कि भाई गुफरान साहब बहुत पैसे लगेंगे, तो या फिर आप वहां कतर रहते हैं तो इलेक्शन कैसे लड़ेंगे। तो मैंने उनसे एक बात कही कि अगर मैं कतर नहीं रहूं और आके यहाँ रह के इलेक्शन लड़ने लगूं, तो मुझे लगता है कि फिर मैं इलेक्शन लड़ने के बाद ईमानदार नहीं रहूंगा। क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि लोगों के मरने जीने पे आपको जाना चाहिए, उनके खुशी और गम में शामिल होना चाहिए। मैंने कहा देखिए, एक एमएलए का ये काम बिल्कुल नहीं है कि लोगों के खुशी और गम में शामिल हो। एक एमएलए का काम है कि जब वो जीत के आए तो बेसिक जो जरूरतें हैं उनको अच्छा से अच्छा करे और जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करे। ये एक एमएलए का काम है। एक एमएलए का काम बिल्कुल नहीं है कि वो फलाने मर गए तो उनके जनाजे में जा रहे हैं, फलाने मर गए तो उनके कजिया में जा रहे हैं। ये उसका काम नहीं है। जब तक ये आप लोग अपने दिमाग से नहीं हटाएंगे तब तक चेंजेस नहीं आएगा। अब आप लोग ये उम्मीद करेंगे कि भैया फलाने एमएलए हैं और हमारे वहां मैयत हुई उसमें आ गए और फलाने के वहां शादी हुई उसमें चले गए तो बहुत अच्छे आदमी है, तो फिर वैसे ही लोग आपको करेक्ट है, मिलेंगे। यही होता है, यही जो आप बोल रहे हैं यही होता है। और एक गलत है कि आपके शादियों के कार्ड बढ़ जाते हैं, एमएलए के साहब आते हैं, मिठाइयों के उधर आते हैं 5 मिनट, वो फोटो खिंचवाने के होते हैं। आजकल सेल्फियों का दौर चल रहा है, यही होता है। एमएलए साहब अपने दिन का 2-4 घंटे तो उसी में निकाल देते हैं, उसी में निकाल देते हैं जबरदस्ती ड्यूटी करने की। बिल्कुल बिल्कुल। और वो उनकी मजबूरी भी है, वो उनकी मजबूरी भी है, वो उनकी मजबूरी है, क्योंकि आप ट्रेंड ही इस तरह सेट है। आप गोपालगंज के बाजू वाला वो यही कर रहा है तो कहीं आपको भी यही करना पड़ेगा। बिल्कुल, वो बोलेंगे साहब वो तो कर रहा है। हाँ, तो दूसरी चीज, जहां तक आपने पैसे की बात की, उस पे भी, उस फ्रंट पे भी हम काम कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अगर आप पैसे हमसे मांग रहे हो और अगर हम आपको पैसे दिए तो ये सूद समेत हम आपसे ही वसूलेंगे जैसे और लोग वसूल रहे हैं। तो मैं बताया आपको, हमें अपने वोटर्स को एजुकेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि लोग समझते नहीं है, बात कीजिए तो लोग समझते हैं। अब मैं लाइव होता हूं तो लोग मुझे सुनते हैं, मुझसे सवाल करते हैं, मुझसे सवाल करते हैं, इसका मतलब उनको मुझ में इंटरेस्ट है, मेरी बातों में,
बिल्कुल देश है। बिल्कुल। तो बदलाव आएगा, बस लोगों को जरूरत है थोड़ा सा पैसेंस रख के लोगों को एजुकेट करने की। अच्छा, अब आज की तारीख में मेरे को आप अपनी 3 पार्टियां बताइए, पॉलिटिकल पार्टी जिसको आप रेटिंग करेंगे 1, 2, 3, और क्यों। एक उनकी गलत बात बताइए और एक उनकी सही बात बताइए, स्टार्टिंग फ्रॉम बीजेपी, कांग्रेस एंड देन आम आदमी पार्टी। ठीक है, जेडीयू वेडीयू की बात नहीं एक करेंगे क्योंकि वो आपकी खुद की है, वो बिहार की है। मैं एक्सटर्नल इफेक्ट्स जानना चाहता हूं कि एक्सटर्नल आप बीजेपी को क्यों सही मानते हैं और क्यों गलत मानते हैं, सिर्फ एक एक पॉइंट। ठीक है। पहले रेटिंग में मेरे हिसाब से अभी जो सबसे अच्छी और प्रोमिसिंग पार्टी मुझे लगती है इंडिया के लिए, वो आम आदमी पार्टी है, नो डाउट। क्यों? अभी तक जो उनका काम है, जो उनकी डिलीवरीज है, एटलीस्ट उन्होंने जो भी वादे किए हैं दिल्ली के लोगों से, उसमें से कुछ वादे हमने अपनी आंखों से पूरे होते हुए देखे हैं। जैसे बिजली का बिल का वादा हुआ, या फिर बसेस में कमांडोज का वादा हुआ, या फिर सीसीटीवी कैमरेज का वादा हुआ, या फिर फ्री पानी का वादा हुआ। इस तरह के जो बेसिक मुद्दे। हाँ, वो तो आपने हाँ, बता दिया, मगर क्यों नहीं लाइक बिल्कुल। करते हैं वो भी बता दीजिए, आम आदमी हाँ, पार्टी में एक क्या है। एक जो उनसे उनसे मुझे परेशानी है वो ये है कि उसका एक्सपेंशन, वो लोग बहुत ही सेंट्रिक पार्टी लग रही है मुझे। 4-5 लोग अभी पार्टी को फॉर्म होके 5 साल होने जा रहे हैं, और जो शुरू में 5-6 लोग थे वही हैं, बल्कि उनमें कुछ कम भी हो गए। तो बहुत ही सेंट्रिक पार्टी होती जा रही है। मुझे लगता है कि इसका एक्सपेंशन होना चाहिए, और लोगों को एक उम्मीद दिख रही थी, वो मुझे लगता है कि इनको सोलो पेस की वजह से वो उम्मीद थोड़ी सी धूमिल होती जा रही है। क्या गुजरात में लोग नहीं है कि बाकी लोगों को यहाँ से वहां गुजरात का कोऑर्डिनेटर बना के भेजा रहा है? क्या पंजाब में लोग ऐसे नहीं थे जो पंजाब में किसी पंजाबी को कोऑर्डिनेटर नहीं बना दिया गया? तो गोवा में कोई ऐसा आदमी नहीं था जो गोवा को लीड कर ले? नहीं, अभी तो करा है क्या ना, हो। कुमार विश्वास को राजस्थान भेजा है ना प्रभारी बना के। हाँ, लेकिन फिर संजय जी को पंजाब भेजा हुआ था। हम्म, उसके अलावा पार्टी स्ट्रक्चर किसी भी स्टेट में आप देखेंगे, ये 2-3 स्टेट जहां पे समझ गया। इलेक्शन हुए हैं, यू उधर आर तो ये हाँ। यू आर उससे एब्सोल्युटली उससे राइट। मुझे यू आर उससे एब्सोल्युटली मुझे राइट, क्योंकि क्योंकि राजस्थान के जो लोग हैं जो आम आदमी पार्टी के हैं, वो अक्सर ये क्वेश्चन करते हैं कि आपने बाहर से लाके आदमी बिठा दिया, क्या हम लोग नहीं कर सकते थे क्या ये बात? करेक्ट है। नंबर 2 पार्टी किसको रखते हो आप? नंबर 2 पार्टी में बीजेपी को ही रखूंगा। नंबर 2 पार्टी क्यों? बीजेपी को रखूं। उसका रीजन ये है कि अ, वो डिलीवर करते हैं। मुझे लगता है कि वो डिलीवर करते हैं जो कहते हैं, लेकिन उनसे दिक्कत जैसे करप्शन, वाजपेयी सरकार में मुझे नहीं लगता कि कोई करप्शन था या स्कैंडल हुआ था 5 साल में। तो वो मुझे सही लगा। फिर इसमें भी 3 साल हो गए, एटलीस्ट कोई पॉलिटिकल स्कैंडल नहीं सुना गया कि यहाँ इतने पैसे खाए गए और वहां उतने पैसे खाए गए। ये मेरा अपना परसेप्शन है, हो सकता है मैं गलत हूँ। जैस हो सकता है। इनके कम से कम 15 या 20 स्कैम हो चुके हैं। हाँ, लेकिन उस तरह से अब जैसे मीडिया को इन्होंने मैनेज किया हो, जैसे भी मैनेज किया हो, वो चीजें बाहर नहीं आई है। अब आप नोटबंदी, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा घोटाला है। वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा घोटाला है, लेकिन अब उसको किस तरह से आप फिगर्स में नहीं बता सकते ठीक कि है। इतने का घोटाला हो गया। आपको और बुराई क्या लगती है इसमें सबसे ज्यादा? बुराई ये कि ये पोलराइज पॉलिटिक्स करते हैं। खास तौर से ये जो पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स करते हैं, वो सबसे घटिया पॉलिटिक्स है मुझे लगता है। और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर ये पार्टी नहीं करती तो मुझे लगता है कि ये अच्छी अल्टरनेटिव हो सकती थी। और इसमें एक और बुराई है कि ये भी वन मैन शो पार्टी होती जा रही है। और नंबर 3 किसको रखते हैं? फिर ही अब कांग्रेस, आपने 3 ऑप्शन दिए थे तो ऑटोमेटिक 3 हो गया। तो उसमें क्या है बुराई से अच्छाई? बुराई उसमें यह है कि लचर पार्टी है, किसी चीज पे स्टैंड लेने में बहुत टाइम लग जाता है। जैसे आपको बताऊं, बीजेपी नहीं आई होती अगर वो सिर्फ 2 लोगों को अंदर कर दिए होते। राजा भैया को उठा के जेल में डाल दिए होते, और ये अपना एशियाड का जो मंत्री में नाम कलमाडी। उसको भूल रहा हूँ। कलमाडी। हाँ, कलमाड़ी। ये सिर्फ 2 लोगों को ये अंदर कर दिए होते ना, मैं बता रहा हूँ पूरा यूथ इनके साथ रहता। यूथ बीत का बीजेपी के साथ, क्योंकि उसको इतना हाइप दिया गया इन दोनों को। खास तौर पर मैंने जो ऑब्जर्व किया, तो मुझे लगता है कि ये बहुत लचर पार्टी है, किसी भी चीज के लिए स्टैंड लेने में बहुत टाइम लगाती है। ये उनमें खराबी है। और अच्छाई ये है कि वो कलेक्टिव लोगों को जोड़ के चलने की कोशिश करते हैं, ये उनकी एक अच्छाई है। ठीक है गुफरान भाई, विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह ताला आपकी जो भी ख्वाहिशें पूरी करें और आप ईमानदारी के साथ देश के लिए आगे काम करें, युवा के लिए काम करें, क्योंकि युवा ही आगे देश बनाएगा। और जो बिल्कुल। पुराने पॉलिटिशियन हैं उन लोगों को रिटायर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
नए बिल्कुल। प्लेयर्स आते हैं, जैसे धोनी बनिए, धोनी ने खुद एक रिटायरमेंट दिया, विराट को आगे लेके आया। जब तक ये हिंदुस्तान में नहीं, पॉलिटिक्स में नहीं होगा ना, तब तक आगे टीम बनेगी नहीं। एक 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 चीज मैं कहना चाहूंगा अभी भाई जी जी आपसे, जी जी। कि मुझे लगता है कि क्योंकि बाहर के देशों में ऐसा कुछ रूल नहीं है, दे टुक वॉलेंट्री रिटायरमेंट, वो खुद से ले लेते हैं कि चलो यार इतना एज हो गया तो अब छोड़ देते हैं। मुझे लगता है कि इंडिया में वो मेंटेलिटी नहीं है, तो इंडिया में एक कानून बनना चाहिए कि भैया इस एज के बाद आप एक्टिव पॉलिटिक्स नहीं करोगे, आप मार्गदर्शक, जैसे अडवाणी जी को इन्होंने मार्गदर्शक बना दिया कि आप मार्गदर्शक मंडल के हेड कीजिए, वैसे पैट्रन, सो कॉल्ड पैट्रन बना दीजिए। मुझे लगता है कि इसके लिए कानून और मिनिमम एजुकेशन का कानून बहुत जल्दी आना चाहिए। आप ये पहले हैं ऐसे, मतलब सो टू बी नाउ, वाना बी पॉलिटिशियन। पर आने वाले वक्त में एमकेडी परिवार एक ऐसा क्वेश्चनियर निकालने वाला है 10 क्वेश्चंस के साथ, 10 सवाल। वो 10 सवाल हम लोग रोटेट करेंगे इंडिया में। अगर वो 10 सवाल में से 7 सवाल आपका रिप्रेजेंटेटिव सही दे देता है उसके आंसर, तो आप उसकी ठप्पा लगा दीजिए, ये मत देखिए वो कौन सी पार्टी का। 10 सवाल पे हम लोग रिसर्च कर रहे हैं फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ इंडिया की क्या हुआ था। वो 10 क्वेश्चन पेपर हम रिलीज करेंगे, आप जाइए, मैं आपके पास लेके आऊंगा इरफान भाई, ये मेरा 10 सवाल का क्वेश्चन पेपर है, आप इसका आंसर, ऑब्जेक्टिव में होगा, 3 ऑप्शन होंगे उसमें, 3 ऑप्शन में से आप टिक कर दीजिए। अगर आपके ऑप्शन 70% सही निकले, अब आप चाहे बीजेपी के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे आम आदमी पार्टी, चाहे इंडिपेंडेंट हो, मैं ठप्पा आप पे लगा दूंगा। 10 सवालों का बहुत जरूरी है कि हिंदुस्तान को सवाल पूछना नहीं आता है। बिल्कुल हिंदुस्तान बिल्कुल सवाल पूछता नहीं है ढंग से। चुनाव के बाद आप सवाल नहीं कर सकते, चुनाव के बाद आप उनसे जवाब मांगिए। सवाल चुनाव से पहले करिए, अपन पहले करिए। बाद में सवाल करते हैं चुनाव के बाद। नो नो नो, वो तो फिर आप उसी चक्रव्यूह में बंधे चले जा रहे हैं। तो पहले बिल्कुल आप सवालों की लगा दीजिए झड़ी कि हमारे ये सवाल है भाई साहब, अगर आप इसमें दे दिया, आपकी ये कॉन्स्टिट्यूंसी है, 20,000 वोट है, 50,000 है, लाख वोट है, आपने सब जगह रोटेट कर दिया, आपने इकट्ठा कर लिया, भैया इस आदमी को वोट देना है अपने को, अभी कोई भी हो, आप देख लेना इफेक्ट। कई लोग बोलेंगे इसका बिल्कुल मजाक है, ये मजाक नहीं है। 10 क्वेश्चंस ऑफ एमकेडी विल ब्रिंगिंग पॉलिटिकल, एक तरह से जो होता है रेवोल्यूशन लेके आ जाएगा इंडिया में। 3 क्वेश्चन हमारे अभी रेडी हुए हैं पिछले 7 महीने में, अब आप समझ लो कितना रिसर्च। जी सिर्फ जी 3 क्वेश्चन हम रेडी कर पाए। तो उन 3 क्वेश्चन में ये क्वेश्चन है एज लिमिटेशंस का, और नहीं, मुझे ये नहीं है, क्योंकि हमारे ऐसे क्वेश्चन हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सब इंटरकनेक्ट करेंगे कहीं ना कहीं। हम जैसे मैं आप लोग बोल रहा हूँ, पॉलिटिशियन जिस तरह से जाल बुनते हैं आवाम के ऊपर, बाद में हम पहले आप लोगों के आप पर जाल बुन देंगे ना ना, पहले ही। बिल्कुल अब आप बिल्कुल उस जाल से बिल्कुल निकलने की कोशिश करो अपनी इंटेलिजेंस से। इंटेलिजेंस, बिल्कुल। ये तो वो आप सवाल पूछना आना चाहिए हिंदुस्तान में। यही फर्क है गुफरान भाई, अमेरिका और यहाँ पहले देखिए सवाल बहुत देखिए जबरदस्त। बिल्कुल यहाँ पे देखिए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में डिबेट्स होती है, वो सवाल ही तो होते हैं जिससे यहाँ पर हम लोग जजमेंट करते हैं कि हाँ ये कैंडिडेट ठीक है। अपने वहां क्या होता है, रैलियां, हो हल्ला, कबाड़ा, शोर, धमाके, क्या मिलता है अभी इससे चीजों से? अभी 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 मीडिया ने शुरू किया, आप जो कह रहे हैं उस तरह की डिबेट इन्होंने शुरू किया, लेकिन वहां भी कुछ इस तरह की बातें होती नहीं है। मेरा ये कहना है, देखिए अभी अभी जैसे बीजेपी के किसी आदमी पर मीडिया बिका हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल रफीक अहमद का चैनल बिकाऊ नहीं है, वही बहुत मैं बड़ा वही फर्क है इधर। मैं वही बताना चाह रहा हूं आपको कि मीडिया का काम है चीजों को सही से लाके रख देना, एज इट इज, जैसा है वैसा लोगों को दिखा दो। लेकिन अभी पता नहीं इंडियन मीडिया को क्या हो गया है, और वो कहां से रेगुलेट हो रहे हैं कि मतलब सरकार के खिलाफ आप बोल दें तो आप कटघरे में खड़ा हो जाते हैं, देशद्रोही हो जाते हैं, और पता नहीं क्या क्या हो ये जाते हैं। प्रोपागेंडा है, देशद्रोही ऐसे हो जाते हैं देशद्रोही। मगर वही है कि पहले ग्रिलिंग होना जरूरी है आप लोगों की, क्योंकि आप लोग हमारे बच्चों का फ्यूचर लिखेंगे। जैसे हम क्लास टीचर की ग्रिलिंग करते हैं कि कोई सब्जेक्ट में मेरा बच्चा वीक है, तो मैं आपसे आके पूछता हूँ कि भाई साहब ये मैथ में वीक है, तो आप बोलते हैं ट्यूटर लगाइए या एक्स्ट्रा क्लासेस लगाइए। उसी तरह आवाम को आप लोगों की ग्रिलिंग, जो वानाबी पॉलिटिशियन है, जो बनना चाहते हैं, वो गलती आवाम को नहीं करनी चाहिए जो पिछले 65 साल में कर रहे हैं। अब आप जैसे लोगों को जो आना चाहते हैं, आप लोगों की ग्रिलिंग होना जरूरी है। 3rd डिग्री ट्रीटमेंट विथ क्वेश्चंस बिफोर वी अलाउ यू टू रिप्रेजेंट अस। बिफोर दैट हम अलाउ नहीं करेंगे आपको रिप्रेजेंट करने के लिए अपने आप को। कंप्लीटली एग्री, हम फिर हमारी उम्र निकल गई स्ट्रगल करते करते, मेरे बच्चों की निकल जाएगी, उनके बच्चों की निकल जाएगी। आप लोग एमएलए बन के आप 20 करोड़ में बिक जाओगे, वो 30 करोड़ में बिक जाएगा, हम वहीं के वहीं खड़े। सर एक फिल्म थी इरफान पठान की, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, उसमें
मदारी। मदारी, हाँ। तो मदारी में आपने देखा होगा कि बड़ा बड़ा मुझे वो मतलब बड़ा कैची सीन था। तो उसमें कहता था तुम किधर, हिंदुस्तानी किधर हो, तुम जो कह रहे हो 1 करोड़ 125 करोड़, वो किधर हो, मुझे तो कभी दिखा नहीं। मुझे तो 5,000 ये यादव दिखते हैं, 15,000 सही। मुस्लिम दिखते हैं, 2,000 कोयरी दिखते हैं, 4,000 पंडित दिखते हैं, 5,000 जो है वो राजपूत दिखते हैं। तो तुम लोग हो क्या? और उससे जब थोड़ा सा ऊपर उठ जाते हो तो कोई मुझे गुजराती दिखता है, कोई बिहारी दिखता है, इंडियन दिखते किधर हो? बिल्कुल बिल्कुल। 125 करोड़ किधर से हो भैया? तो आप मुझे कह रहे हो, बिल्कुल एग्री, वी हैव टू चेंज, बट आपको भी चेंज होना है। ये नहीं कि आप एक बोतल दारू लेके और मेरे खिलाफ जो कोई गुंडा खड़ा है या मैं खुद गुंडा हूं तो आप मुझे वोट कर दो। सही बात। आप जहां मुझे बदलने की बात कर रहे हो, मुझे बनाता कौन है? आवाज। मुझे बनाते हो आप जैसे वोटर। सही है। अगर आप गलत को चुनना छोड़ दोगे तो हम अपने आप बदल जाएंगे। आप हमारे प्रतिबिंब है, अगर हमारे मिरर इमेज आप होंगे तो हमें अपनी मिरर बिल्कुल इमेज अच्छी रखनी है। बिल्कुल। तो उसके जहां लिए आप हमें, हम नहीं बिकेंगे, हम जहां, एक पौए पे नहीं बिकने वाले, हम एक तंदूरी बिल्कुल चिकन पे नहीं बिकने वाले। अगर बिल्कुल हमें बिल्कुल गुफरान भाई अच्छे लग रहे हैं, चाहे मैं हिंदू हूं और मुझे पता लग रहा है कि गुफरान भाई कैन यू नो इन द सेंस मेरे बच्चे के लिए, मेरा बच्चे का फ्यूचर बना सकते हैं, आई विल गो विद गुफरान भाई। सामने अगर कोई पंडित जी भी खड़े हो, आई डोंट केयर, मुझे उससे मतलब नहीं है। वही टीचिंग देनी है और यहीं पे खतरनाक मामला है, क्योंकि जो एरियाज वेल अवेयर्ड एरियाज नहीं है, जहाँ यूथ वेल अवेयर नहीं है, उनको अवेयरनेस लानी है, उनको एक वोट करने का, उनको एजुकेट करना है हाउ टू डू वोटिंग। वहां पे ये 10 क्वेश्चन जो होगा ये काम आएंगे आप लोगों के, कि आपको डिसाइड करने में आवाम को बहुत इजी हो जाएगा डिसाइड करना। और अगर आवाम ने इंटेलिजेंस से काम किया, ये 10 क्वेश्चन आपको लपेट लेंगे। ये मैं आपको, आप जिस दिन हमने 10 क्वेश्चन का रिलीज करा ना, मैं आपको गारंटी करता हूँ 50% पॉलिटिशियंस की नींदें हराम हो जाएगी, अगर पब्लिक ने उसको ढंग से उसको अप्रोच किया और ढंग से उसको रिलीज किया। नींदें हराम हो जाएगी आप लोगों की, क्योंकि आप, बिकॉज यू विल बी कंफ्यूज। वो आईएएस से भी, यूपीएससी से भी बड़े 10 सवाल होंगे। अब मैं बता रहा हूँ 8 महीने में मैं 3 सवाल कर पाए हम लोग, तो आप सोचिए 10 सवाल में हमारे को साल भर और लगेगा अभी क्रिएट करने। मेरा आज पहली बार मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि अब मैं पॉलिटिशियन हो गया हूँ, क्योंकि आप मुझे उनके खेमे में डाल रहे हैं। लेकिन मैं आपको भी एक मैसेज देना चाहूंगा कि आप जो वीडियो शेयर करते हैं वो मैं देखता हूँ, फॉलो करता हूँ, और बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। उसमें आप भी ज्यादा से ज्यादा उनको ये मैसेज दें कि पॉलिटिशियन चुनने के टाइम पे खास ख्याल रखा जाए। बहुत बारी बोले हैं, बहुत बारी रफीक भाई बोले, कितनी बारी हम बोले हैं। क्या पड़ता है कि डेफ कानों में पड़ जाती है, कान में तेल डाल रखे हैं, क्या करें, कितनी बारी हम तो बोलते रहेंगे। देखिए हम थकेंगे नहीं, हम बोलते रहेंगे। बिल्कुल यही अगर हमें मैं कभी भी हम बताऊं कितने क्लियर है हमारे मोहब्बत के दंगे परिवार में। समझो रफीक भाई आपके बहुत ज्यादा क्लोज है, और रफीक भाई मुझे कभी भी पुश नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे कि अभी भाई आपको गुफरान भाई को सपोर्ट करना है, कभी नहीं करेंगे। वो बोलेंगे आप अपना बनाइए, आप क्या, मैं इनको कर रहा हूँ, आप अपना बनाए, अभी भाई आपको क्या लगता है करना नहीं चाहिए कभी। फिर हम लोग क्यूमुलेटिवली एक परिवार में डिसाइड करते हैं, ठीक है। और एक बात याद रखना गुफरान भाई, अब कार्यकर्ता सोशल मीडिया पे हैं, अब कार्यकर्ता जमीन पे नहीं है। अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आपको अपना वेबसाइट, अपना पेज, अपना फेसबुक, ये टेक्निकली ये कोई वो नहीं है कि कोई यू नो जैसे होता है आप चलाते हैं ना, जैसे जो नए नए आते हैं वैसे नहीं, आपको टेक्निकली स्ट्रॉन्ग ये 3-4 चीजें क्रिएट करनी पड़ेगी। यूट्यूब इंजन, यूट्यूब इज द मोस्ट सर्च इंजन इन द वर्ल्ड, मोर देन गूगल। आप यूट्यूब पे अपने वीडियोस रिलीज करें, यूट्यूब से लिंक करें, अपने वेबसाइट बनाए, वेबसाइट पे अपना विजन स्टेटमेंट डालें, आप क्या करना चाहते हैं, आपने अभी तक क्या किया है गोपालगंज में। ये मैं आपको एज ए ब्रदर बता रहा हूँ, क्योंकि हम जो यहाँ सीखते हैं वो आपसे हम शेयर कर सकते हैं, क्योंकि अब नई चीजों से नई जनरेशन कनेक्ट हो जाती है बहुत जल्दी। बिल्कुल आप अपना ऐप भी क्रिएट कर सकते हैं, वेबसाइट के साथ ऐप बन जाता है, 2 मिनट का काम है। ऐप में आपके साथ मेंबर जुड़ जाएंगे, यू नो आपका नाम के साथ आ सकता है ऐप, यू नो इन द सेंस आपका नाम है सपोर्ट गुफरान अहमद, तो ऐप में आपके मेंबरशिप, जैसे वो मेंबर बनेगा उनका एड्रेस आपके पास आ जाता है, देन यू कैन दे आर अप्रोचेबल, उनकी ईमेल आईडी आ जाती है। टेक चार्ज विद जितनी भी डिजिटल पावर्स हैं उसको आपको हैंडल करना पड़ेगा, जमीन पे अब नहीं होगा। क्योंकि एक बात है कि कई लोग हैं जो बाहर बसे हुए हैं, दिल्ली काम कर रहे हैं, कई लोग कलकत्ता काम कर रहे हैं। अभी आप देखो, आप जितनी बातें बोले वही यूज करके तो लोग पीएम बन गए। वो तो हमारा ट्रम्प तो ट्विटर पे, हमारा तो ट्रम्प बोलता है मैं तो ट्विटर से बनाऊं। वो तो सुबह उठते ही सीधा पहले हिलरी को गाली बकता था, क्रिकेट हिलरी, उसका काम ही ये था।
कम से कम ईमानदार तो है कि बोलता है ठीक ईमानदार है, सही क्योंकि ईमानदार है। और उल्टा गेम मालूम है क्या है अमेरिका और इंडिया में? अमेरिका में गोदी मीडिया है, यहाँ पे ट्रंप ने मीडिया के खिलाफ है। खिलाफ। जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ ट्रंप बिल्कुल। मीडिया को गालियां बकता है, ट्रंप का पेज उठा के देख लो कभी भी फेसबुक का, आपको हर दिन ट्रंप अगेंस्ट बोलता रहेगा मीडिया को। और जी, वहां जी, पे बिल्कुल। मैंने आज तक नहीं सुना है कि हमारे आज की तारीख में प्रधानमंत्री ने कभी मीडिया को हड़काया हो कि ये सब काम करना बंद कर दीजिए, आप नहीं चलेगा इस तरह, तो चैनल ही बंद करिए इनका। वही है। चैनल, हाँ, बंद किया गया कुछ चैनल को। कर भी बहरहाल लेते हैं। बहुत कर भी अच्छा लेते लगा आपसे बात करके। नहीं, थैंक यू और सो मच, थैंक यू सो मच। और आप करते रहिए मेहनत, आप जैसे लोग आने चाहिए। साथ में रफीक भाई को भी लगा लीजिए, रफीक हाँ, भाई हाँ, को बहुत नॉलेज है। हमारे मीडिया एडवाइजर वही हैं, रफीक भाई मीडिया एडवाइजर हैं हमारे। और जो भी सही है। कहते हैं, तो बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, थैंक यू धन्यवाद। सो मच, खुदा हाफिज साहब, थैंक यू सो अल्लाह मच। हाफिज।